Let's start. Basically last class में बेटा we discussed about sir second law where we figured out कि sir force जो होगी external force और net force on a body acting on a body can be written as mass into acceleration, और अगर मेरे पास कई बार सर velocity constant देके mass में जो change आता है per unit time वो दे दिया जाए तो then I can write this down as कि F is equal to V delta M upon T. बहुत बढ़िया. Before moving ahead, I would like to write down SI unit of force. सारे बच्चे जल्दी से लिखो. And I guess आप लोग अच्छे से वाकिफ हो. What are the SI unit? What is the SI unit of force? It is Newton. Yes. Denoted by N. और dimensions की अगर तुम बात करोगे सर ये न्यूटन क्यों लिखा जाता है बच्चे? It is written because एक्चुअल में तुम देखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या न्यूटन लिख दिया जाता है? एग्जैक्टली, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट. और डायमेंशंस की अगर बात करोगे तो व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर फोर्स? इट इज एम एल टी माइनस 2, जो अपन ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में अच्छा खासा खेल खेल लिया था. जल्दी से बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? और आई गेस न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आप लोगों ने सबने पहले भी पढ़ा हुआ है, बस याद रखना इट इज डिनोटेड बाय एन. यस, गुड. आगे बढ़ रहा हूं. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर कभी भी मेरे पास कोई बॉडी दे दी जाए ना, उस बॉडी के ऊपर ये मत सोचना कि सर फोर्स लग रहा है एमए का. क्यों? बिकॉज अगर तुम ध्यान से ये सिचुएशन को देखोगे ना तो एमए इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट? सर जो नेट फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है, ये जो फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है, इस नेट फोर्स का अपने पास जो इफेक्ट आ रहा है या उसकी वजह से दिस इज द नेट फोर्स, ये फोर्सेस आर द कॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डील विद अ बॉडी और स्टडिंग अ बॉडी, वहां पे आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि सर एमए इज नॉट एज सच नॉट अ फोर्स. एमए इज बेसिकली द effect or the acceleration of the body is basically the result of all these forces which are acting on the body. So the cause of this motion is forces and उसका result is basically acceleration. अब इसको कैसे समझना है? फ्री बॉडी डायग्राम करके एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आने वाले चैप्टर में, वहां पे जाके यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों सर ने ये बात बोली थी. वहां पे कई बच्चे क्या करते हैं, गलती से एमए को भी साथ में कंसीडर कर लेते हैं कि एमए इज आल्सो अ फोर्स, विच इज रॉन्ग. आप लोग समझ जाओगे आने वाले चैप्टर में. ओके, नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल्स. सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं एग्जांपल्स लूंगा. पहले मैं थर्ड लॉ जो है उसको डिफाइन कर दूं. न्यूटन्स थर्ड लॉ, सभी बच्चे जानते हो बहुत अच्छे से कि व्हाट इज द थर्ड लॉ. बहुत बच्चे आई होप ये टर्म बार बार यूज करते भी होंगे. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बहुत बढ़िया, बहुत सही है सर. ये तो सर सुना सुना लग रहा है और हमें भी पता है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की ज्यादा कोशिश करना. बच्चों ये जितना इजी लगता है ना, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या ध्यान रखना है? बहुत सिंपल है कि अगर कोई फोर्स लगेगी उतना ही रिएक्शन आएगा. ये सिंपल सा मतलब बच्चों को समझ आ जाता है. सही बात है, गलत भी नहीं है वो अपनी जगह पे. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन में ना, याद रखो एक चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं. रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस, लेट्स से ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आज बता रहा हूं और मैं कहां पे जाके यूज करूंगा तुम लोग हैरान हो जाओगे. ठीक है, आने वाले समय में
कुछ चैप्टर्स होंगे जहां पे मैं आके सीधा बस एक टर्म बोला करूंगा कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। तुम लोगों को समझ आना है कि अगर सर ने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बोला तो सर के कहने का मतलब क्या है और सर यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए, राइट? क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस की? क्या मतलब इजी है कि हर एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, मानता हूं मैं, बट बेटा इसमें ना ये चीजों का खास ध्यान रखना, क्योंकि वो होता कि ये है कि बच्चे ना आगे जाके हर चीज को एक्शन रिएक्शन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सर ये देखो इक्वल है ऑपोजिट है, ये भी एक्शन रिएक्शन, ये इक्वल है ऑपोजिट है, ये भी एक्शन रिएक्शन। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक्शन रिएक्शन होने के लिए there are a few properties that you need to keep in your mind while tagging some two pairs कि yes these are action or reaction pairs। सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? इधर देख, पहली बात, the nature of action and reaction force, action and reaction force must be same। मतलब ये बच्चे कि जो नेचर होता है ना, अब तुम लोगों को पता है, मैं बता देता हूं, वास्तविकता में सिर्फ 4 फोर्सेस हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था। कौन कौन सी? सर एक तो अपने पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक होती है वीक न्यूक्लियर। ये चारों जो फोर्सेस होती है ना, फंडामेंटल फोर्सेस, अगर तेरे पास मान ले मैंने बोला कि सर एक्शन हुआ, किसने एक्शन किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने, तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में ही होगा। ऐसा नहीं है कि सर इधर से एक्शन तो किया सर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने और आगे से रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आया। समझ जाओगे, ग्रेविटेशन को भी समझोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी समझोगे। बट अभी के लिए ये पॉइंट को समझना जरूरी है कि अगर एक्शन की जो नेचर है, एक्शन जो हुआ वो फोर्स की जो नेचर है, तो रिएक्शन की नेचर भी वही होनी चाहिए। अगर मान ले सर आपने किसी चीज को पकड़ के अपनी तरफ पुल किया, अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट की फोर्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, ठीक है? अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है ना, समझ जाना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगी। अगर मैंने किसी चीज को पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींचा, तो तुम लोगों को एक बात मैं बताता हूं कि मुझे भी एहसास होता है कि वो भी मुझे इधर को खींच रही होती है, राइट? लॉजिकल है। अब अगर मेरी फोर्स का नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो जो मेरे रिएक्शन होगा बच्चे वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। अब दूसरा पॉइंट मेरा इसी के ऊपर बेस्ड है, ध्यान से सुनना। नेचर तो सेम होगी, राइट? और दूसरा पॉइंट तो सर सिंपल है, जो कि सबको पता ही है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, इज इक्वल, एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। सबको पता है? यस। वो तो सर पहली स्टेटमेंट से ही पता चल गया था, तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं बस। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। याद रख लो ये मेरी बात, टू डिफरेंट बॉडीज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तेरी एक ही बॉडी के ऊपर लग जाएं। बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे आगे जाके। बच्चों को लगता है कि सर ये रहा एक्शन और इसी पे आ जाएगा रिएक्शन। नहीं होगा ऐसा। अगर तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने देखा होगा कि कई बार तुम लोग किसी को जाके भाग के धक्का दोगे तो तुम लोग खुद पीछे गिर जाते हो। क्यों ऐसा होता है? तूने फोर्स जब किसी आगे वाले पे लगाया एफ, तो बच्चे उसकी रिएक्शन जो होगा ना फोर्स का, वो तेरे पे आएगा पीछे को, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दे कैन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ऐसा नहीं होगा कि इसी ने फोर्स लगाया और इसी पे सर रिएक्शन आ जाएगा ना, राइट? अगर तू बोले कि सर इसी पे फोर्स लगा, मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा था, उसी ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है, तो अब जैसे सिंपल सी बात होती है, बच्चों को कई बार लगता है कि सर नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स, ठीक है? वो मैं आगे जाके आज पढ़ाने वाला हूँ, नॉर्मल फोर्स होती है, बट ऐसा नहीं होता। अगर तुम लोगों को धरती नीचे अर्थ की तरफ खींच रही है, मानते हो मेरी बात?
खींच रही है ना। अब उसका रिएक्शन कहां पे आ रहा है? धरती तुझे खींच रही है, विच फोर्स इज दैट? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस। और तुझे मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? रिएक्शन जो होगा वो दूसरी बॉडी पे होगा और सेम नेचर का होगा। तो अगर तुझे अर्थ ने अपनी तरफ खींचा तो तेरी तरफ, अब सुनना मेरी बात एक सेकेंड, तुझे अर्थ ने अगर खींचा अपनी तरफ mg से, कोई भी फोर्स से, ठीक है, ग्रेविटेशनल, तो उसका रिएक्शन कहां पे आएगा? सोच के बताना मुझे, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। हम पे आएगा? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? यही 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 सबसे बड़ा डाउट होता है। तुम लोग ये मान लो अर्थ है, ये मान लो तुम हो, राइट? अर्थ ने तुम्हें अपनी तरफ खींचा ग्रेविटेशनल फोर्स से। बच्चे एक बात को याद रखो, तुम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हो, राइट? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं ये। ध्यान से देखा सर मैंने तो मुझे समझ आया कि अगर ये मैं सिस्टम की बात करूं, इस सिस्टम के अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है? अर्थ और मैं दिख रहा हूं। हम दोनों पे फोर्सेस जो लग रही हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगा। और एक बात बताओ, अगर तुम पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे को लगा तो क्या जो रिएक्शन होगा वो भी तुम पे आ जाएगा? ना, ना। जो फोर्स लगाएगा तेरे पे, उस पे रिएक्शन आएगा। तेरे पे फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने। अब बच्चा कहता है कि सर फिर तो अर्थ अर्थ क्यों नहीं आ रही हमारी तरफ, हम क्यों अर्थ की तरफ जा रहे हैं? बच्चे इसका बहुत ही इजी रीजन है ना, बहुत ही सिंपल रीजन है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तेरा मास बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तू मान ले तेरे पे फोर्स 10 न्यूटन लगी, तू तो नीचे चला जाएगा। 10 छोड़, तेरे पे लगी लेट से 100 न्यूटन, ठीक है, कैंसिल क्यों नहीं होता? कुणाल बहुत बढ़िया, कुणाल बहुत बढ़िया, यही तो बात है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कुणाल का कहना है कि सर कैंसिल क्यों नहीं होता? क्या वो एक बॉडी पे लग रहा है? कैंसिल तो तब होता ना अगर तेरे पे ही नीचे को एफ जी लगता और ऊपर को लग जाता। वो किस पे लग रहा है? तेरे पे लग रहा है नीचे को, और अर्थ पे लग रहा है ऊपर को। समझ रहे हो? यही तो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। बच्चों को लगता है कि सर एक्शन रिएक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ये आदमी पे नीचे को लगा, ऊपर को लग गया, राइट? तो प्लीज मेक श्योर ये पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो। डायरेक्शंस ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, नेचर मस्ट बी सेम, एंड ऑल्सो इट मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल यश, इट डज एक्ट। पानी पे भी लगता है, पानी के अंदर अगर तू होगा तब भी लगता है तेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा बिकॉज यू आर इन इन दिस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो जब तक आप ग्रेविटेशनल फील्ड में हो अर्थ की, तो आप पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। उसके पीछे अलग रीजन है। अगर आपको लग रहा है कि सर पानी में मैं गया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का हो चुका हूँ, उसका रीजन अलग है, वो तुम लोग पढ़ोगे, बायंट फोर्स आएगा, आपने सुना भी होगा, राइट? याद रखना ये बात को भी कि अगर किसी बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, मान लो ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो देखते ही बोल देना कि ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। क्यों सर? जल्दी से बोलो क्यों नहीं है? ये मैंने कैसे बोल दिया एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? जल्दी से। यस, यस। सर अगर दो फोर्सेस सेम बॉडी पे ही लगेंगी तो वो हो ही नहीं सकता ना कि वो एक्शन रिएक्शन हो। हमने तो अभी तो पढ़ा कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। अगर इवन इफ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल एंड ऑपोजिट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स। कि सर एक्शन रिएक्शन का वाला टैग देने से पहले ना तो ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज, बेटे अब यहां पे ना तुम लोगों को देखो, फ्री बॉडी डायग्राम नाम की एक चीज होती है, ठीक है? व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम्स? आओ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर इसको बनाने के लिए मैं तुझे बता दूंगा कि आगे आने वाले समय में कैसे तुझे इसको बनाना है और कैसे इसको डील करना है। फ्री बॉडी
डायग्राम्स ये बनाने आने चाहिए बिफोर लर्निंग इवन ऑल द फोर्सेस एंड एवरीथिंग, राइट। थोड़ी बहुत आई गेस आप लोगों से मेरी बात पहले भी हुई होगी इसके बारे में, ठीक है, कि क्या कहानी है, कैसे कहानी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से सुन लो। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इसमें अपने को ध्यान में रखनी है। सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम में ना यू पर्टिकुलरली isolate a body या फिर सिस्टम एंड स्टडी ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। बच्चा कहता है सर मतलब समझाओ। बेटा सिंपल है, तेरे पास ना आने वाले समय में तुझे दिखेगा कि ऐसे सिस्टम होंगे, ऐसे तेरे सामने बड़े बड़े डायग्राम बने होंगे जिसके अंदर तू देखेगा कि सर मुझे तो सिर्फ एक ब्लॉक को स्टडी करना है, मुझे इतना बड़ा नहीं स्टडी करना, मुझे इस ब्लॉक के बारे में जानकारी चाहिए। तो तुझे करना क्या है ना, उस ब्लॉक को उठा, साइड पे रख ले और उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को एनालाइज कर ले। अगर तूने ये काम कर लिया तेरा काम बन जाएगा। नहीं समझा? समझ। जैसे कि अगर मैं तुझे बोलूं कि मेरे पास, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी, ठीक है, जो तुम लोगों ने शायद सुना भी होगा कि कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मानते हो ना ये बात? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ सबने सुना होगा, आई होप, कि कोई भी दो बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यस। अच्छा चलो एक काम करो, ऐसे करो ना, मान लो कि ये अर्थ है और ये जो है ये कोई उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल है। ओके, सारे बच्चे सुनते जाना और समझने की साथ साथ कोशिश करते हैं। मान लो इस बॉल का मास m है, तो तुम्हें पता है कि सर अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। कितने से खींचेगी सर? mg से। सबको पता है, क्योंकि g इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो कितनी होती है? mg होती है। देखो मास इंटू एक्सेलेरेशन हो गया। ये एक्सेलेरेशन कौन सी है? जो अर्थ देती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, बट अभी के लिए सिर्फ मान लो कि mg फोर्स लगता है। अगर इस पे mg लगा तो ये कहना भी सही बात है कि अर्थ पे भी सर सेंटर पे mg फोर्स ही लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सर वहां पे उसके मास के अकॉर्डिंग फोर्स लग जाएगा। अरे नहीं भाई, खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, क्या मैग्नीट्यूड अभी अपन ने बात की सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि फ्री बॉडी डायग्राम बना, सर किसका? देखो दो चीजें हैं, या तो आप इसको सिस्टम मानो। किसको? इसको। यस। अब अगर आपको ये स्टडी करना है ये बॉल को, तो आप इसको सिस्टम मानोगे, और सिस्टम मानते हुए आपने कुछ नहीं करना। सिंपल है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है। सर ये mg लग रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने पूरे को सिस्टम मान लिया। सर मुझे तो ये पूरा स्टडी करना है एज अ सिस्टम। अगर मैं अब तेरे से पूछूं कि ये पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी है, क्या मुझे तुम बता सकते हो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट? पार्थ गिव मी अ सेकंड, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। अगर तुम लोगों को मैंने बोला कि छोटे वाली बॉल को तुमने पकड़ के आइसोलेट करके एज अ सिस्टम कंसीडर किया, उस पे एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें दिख गई, कितनी हो गई? mg। अब अगर मैं तुम्हें पूछता हूं कि व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ये बड़ा पूरा सिस्टम जिसके अंदर ये दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं, तो कैन आई से इफ दिस इज द सिस्टम, दिस इज लेट से द सिस्टम, देन एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्या ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी सिस्टम की? यस। और क्या इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं? बिल्कुल सर। यहां पे तो +10 -10 करेगा तो क्या रिजल्ट 0 ही आएगा? बिल्कुल। अगर मैंने इसको सिस्टम लिया अंदर वाले को, फिर मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स सर मेरी mg हो जाएगी। बट अगर मैंने पूरे को सिस्टम की तरह ट्रीट किया तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी, क्योंकि इंटरनल वहां पे दोनों की दोनों एक्शन और रिएक्शन सिस्टम के अंदर ही आ चुके हैं। तो याद रखो, व्हेनेवर एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस होती हैं दे लाई इनसाइड द सिस्टम,
तब उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, उन दोनों की वजह से रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस और नो, राइट? अब एफबीडी की ज्यादा अच्छे से डिटेल में तुम लोगों को मैं बात बाद में बताऊंगा। और याद रखना हमेशा एक बात को कि एमए इज नॉट द फोर्स acting on a body. It is the effect of all the forces acting on it. वो जो सारी फोर्सेस उस पर लग रही हैं उसका इफेक्ट होता है एमए, राइट? उस चीज को अच्छे से दिमाग में डाल के रखो। पार्थ, ओनली वन बॉडी इन्वॉल्व सर, टू बॉडी एक साथ छोड़ दिए टावर से, एक का मास ज्यादा है तो ग्राउंड तक पहुंचने पर वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता पार्थ। If the mass of two bodies is different and they are dropped from the same height, remember they will still reach the ground at the same time, क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन तो जी ही है। आज तक जब भी तूने पढ़ा, जब तू काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ के आया है, वहां पे क्या कभी मास की बात की थी कि ये बॉल का मास कितना है? कभी भी नहीं की गई। फोर्सेस अलग अलग लगेंगी दोनों के ऊपर, बट एक्सेलरेशन तो दोनों की सेम है ना। और एक्सेलरेशन सेम है तो टाइम दोनों का सही सेम रहेगा। यश, द पॉइंट इज, अगर मेरे पास कभी ऐसे दो बॉडीज दे दी जाती हैं, अब तेरे ऊपर कंसिडर करना है कि तू सिस्टम किसको कंसिडर कर रहा है। सिस्टम अगर मैंने सिर्फ एक बॉडी को कंसिडर किया, मैंने ये बॉडी को स्टडी करना है, तो मैंने ये सिस्टम ले लिया। अब इस सिस्टम के ऊपर अगर तुम देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स mg हो गया। वेर एज अगर मैंने दोनों को एज अ सिस्टम कंसिडर कर लिया, जे एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये दोनों के दोनों अलाइ कर रहे हैं और दोनों पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज लग रहे हैं, तो तुझे समझ आना चाहिए कि बच्चे, अगर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस लाई इनटू द सेम प्लेन, देन नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स विल बी जीरो। बस इतना पॉइंट है और कुछ भी नहीं। अरे सिस्टम क्या मतलब, सिस्टम ये है कि तू स्टडी किसको कर रहा है, राइट? मैं क्या दोनों को एक साथ वो स्टडी कर रहा हूं या अलग अलग, ये पॉइंट है। पार्थ बिल्कुल मैं समझ गया तू क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल की, अगर अभी उसमें मत दिमाग लगाओ कि अगर सर मैं दोनों को फेंकता हूं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। याद रख लो एक बात, मेरी बात सुन लो, कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये लॉ था न्यूटन का, ग्रेविटेशनल लॉ, और ये सत्य भी है। बट वो फोर्सेस इतनी नेग्लिजिबल होती हैं कि दे कैन नॉट एक्सेलरेट और मूव अ बॉडी। तू बैठा है यहाँ पे, इधर तेरे सराउंडिंग में इतना मास पड़ा है, ठीक है? बेड के पास मास है, तेरे पास मास है। तू कहेगा सर हम क्यों नहीं एक दूसरे को खींच रहे? बेटा फोर्सेस एग्जिस्ट, बट रिमेंबर वन थिंग, मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाता है। अब मैं ज्यादा फॉर्मूला में जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर तुम और आगे से कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर्मूला शायद तुम लोगों ने 9th क्लास में सुना था, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2/r²। जी का वैल्यू याद है किसी को? 10⁻⁻, किसके रेशियो में होता है? ठीक है ना? तो जी का वैल्यू बहुत छोटा होता है, जिस वजह से जो फोर्सेस होती हैं वो अर्थ ही क्यों अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अर्थ के पास मास बहुत ज्यादा है, राइट? अपना और ये सराउंडिंग वाली बॉडीज का मास जो है बहुत कम है। तो ये जो फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दे एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं होती, दे डू एग्जिस्ट, बट दे आर नेग्लिजिबल। ओके, बिल्कुल बिल्कुल पूनम, बिल्कुल सही है। ओके, अब यहाँ पे एक तुम मेरी बात सुनना, सिस्टम की बच्चा बात करता है कि सर सिस्टम क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सिस्टम बच्चे कुछ भी हो सकता है। एक ब्लॉक सिस्टम हो सकता है, 5 ब्लॉक एक साथ सिस्टम हो सकता है, एक गाड़ी सिस्टम हो सकता है, गाड़ी का पहिया एक सिस्टम हो सकता है, गाड़ी के पहिए का एक बोल्ट तेरा सिस्टम हो सकता है। वो तेरे पे है, तुझे सिस्टम किसको लेना है। मेरी बात समझ आ रही है? सिस्टम का कोई ऐसे नहीं होता कि इसे डिफाइंड है कि दिस इज अ सिस्टम, नो। एनीथिंग एनीथिंग, तू किस लेवल पे स्टडी कर रहा है, तू किसको स्टडी कर रहा है, किसके मोशन को स्टडी कर रहा है, किसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी कर रहा है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड कि सिस्टम किसको लेना है।
राइट। एक आदमी जा रहा है, उस आदमी को तो एज अ सिस्टम कंसिडर कर सकता है, वो आदमी का पैर जो है वो एक सिस्टम अलग से हो सकता है। तो तुम्हें किस चीज को स्टडी करना है पूरे मोशन के दौरान या पूरी फोर्सेस के दौरान, दैट इज व्हाट हेल्प्स यू टू डिसाइड कि एक सिस्टम कौन होता है। अब अगर सिस्टम की बात चल ही रही है तो बच्चे, ये जो सिस्टम होते हैं इस पे बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व रहती हैं। यस, बिल्कुल सर, सही बात है, फोर्सेस तो लगेंगी तभी तो सिस्टम चलेगा या फिर मोशन में आएगा, और फिर ही तो अपन सारी आगे कहानियों को बढ़ाएंगे। बट बिफोर मूविंग आगे, देयर आर समथिंग फ्यू फैक्टर्स या फोर्सेस दैट यू नीड टू नो, और उन फोर्सेस को यूज करते हुए ही आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे वो डील होने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये यहां से चैप्टर बनना स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब मैं तुम लोगों को ज्यादा देखो बच्चों वाली बातें नहीं बता रहा। कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती हैं, फील्ड फोर्सेस, राइट। नो डाउट, दिमाग में रखने के लिए रख लेना कि ठीक है कुछ होती हैं सर कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस नाम से क्लियर है कि अगर दो बॉडीज को कॉन्टेक्ट में आना पड़े फोर्स लगाने के लिए, देन दे आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस। एंड नॉन कॉन्टेक्ट या फील्ड फोर्सेस जिनको बोला जाता है कि सर दूर से ही फोर्स लगा देंगे। यस। अब तू बोलेगा सर ऐसे कौन होता है? अरे यार, मैग्नेट्स नहीं होती, अर्थ नहीं करती क्या? अर्थ क्या तुझे, अगर तू हवा में कभी होता है, अर्थ तुझे पकड़ के नीचे लेके आती है ना? अपने आप फील्ड है वो, तुझे अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसको लिख लेना, दीज आर ऑल्सो नोन एज फील्ड फोर्सेस। राइट। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस को बोला जाता है फील्ड फोर्सेस, राइट। डेफिनेशन मैं दे नहीं रहा, तुम लोगों को कहानी समझ आ गई। जहां जो फोर्सेस को लगने के लिए कांटेक्ट में आना पड़ेगा वो कांटेक्ट फोर्सेस कहलाएंगी। जो बिना कांटेक्ट में एक दूसरे पे फोर्स लगा ले वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहलाएंगी। सिंपल। एक एक करके मैं फोर्सेस की बेटा चर्चा स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले एंड फोरमोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस दिमाग में मत रखना कि सिर्फ अर्थ ही लगाता है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, कोई भी दो तेरे पास अगर मान लो कि मासेस हैं, लेट्स से दिस इज m1 एंड दिस इज m2। रिमेंबर वन थिंग, they both are going to attract each other. It is attractive in nature, always attractive in nature. मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? याद करना, कुछ ऐसा ही तुमने पढ़ा था 10th क्लास में चार्जेस के बारे में। क्या चार्जेस सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं? नहीं सर। सर वहां पे तो मैंने ये भी पढ़ा था कि चार्जेस तो रिपेल भी करते हैं। यस। क्या ग्रेविटेशन फोर्स कभी रिपेल करती है? ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सर दो बॉडीज जिनके पास मास होगा, राइट, और मास भी कैसा, इसके पास अगर मास m1 है और इसके पास मास m2 है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी बच्चे, दैट इज इक्वल टू gm1m2 by r square, where r is what? R is the distance between these two bodies. डिस्टेंस भी कहां से? सेंटर टू सेंटर, राइट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r। तो रिमेंबर वन थिंग कि सर अगर मेरे पास कभी भी दो बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है, तो बेटा वो जो आपस में एक दूसरे पे बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, दैट विल बी इक्वल टू gm1m2 बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तेरे सामने लिखा हुआ, राइट। इतनी सी बात को दिमाग में रख लो। उसके अलावा अगर तुम अर्थ के लिए बात करते हो कि सर अर्थ के लिए सरफेस है, ठीक है। अब तुम लोगों ने कैसे निकाला, कैसे है अर्थ का, कि सर अर्थ के ऊपर mg फोर्स लगता है, ये आपने कई बार बोला है। तो आपने कैसे निकाल दिया कि अर्थ के ऊपर ये लगता है? तो इधर देख लो, मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूं, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, सारे सुन लो पहले। नोट करने का टाइम सबको मिलेगा। लेट्स से दिस इज अर्थ, राइट। अब तुम लोगों ने बोला कि यहां पे जो बॉडी होगी अर्थ के सरफेस के ऊपर, ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जल्दी बोलो। ओके।
अगर लेट से बच्चे मेरे पास यहाँ पे, ओके ओके लेट स्टार्ट, कुछ नहीं है, वो नेटवर्क ड्रॉप हुआ था। अगर मान लो अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, अच्छा इस ब्लॉक का मास है m, अर्थ का मास मैं मान रहा हूं me, राइट। अब तुझे पता है कि सर अर्थ के ऊपर भी फोर्स लगेगा, इस बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगेगा Fg, मान गए मेरी बात, माननी पड़ेगी। अच्छा अगर तुम डिस्टेंस की बात करोगे तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चे, एक सेकंड में अर्थ को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कहानी लिखनी है। ये अर्थ है और दिस इज द मास ऑफ द अर्थ और ये सेंटर है, ठीक है। अगर तुम बेटा ध्यान से सोचोगे तो जो डिस्टेंस होता है ना, अगर एक बॉडी सरफेस के ऊपर पड़ी है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा, बिकॉज ये सरफेस के ऊपर वाला डिस्टेंस विल बी नॉट मच, ठीक है, बिकॉज मान ले तू बोलेगा कि तू अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, मान ले कितना जा सकता है मैक्सिमम 5 किलोमीटर, बस ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, तो दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अर्थ का रेडियस। तो दिस अप्रोक्सीमेटली दिस इज कंसिडर्ड टू बी, this distance between the body का center and earth का center is considered to be radius of the earth। क्या मेरी बात समझ आई? क्योंकि जो भी बॉडी सरफेस पे पड़ी हैं वो कितनी दूरी पे हैं सर, अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हवा में जा सकती हैं, राइट। बट एज कंपेयर टू अर्थ का रेडियस विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400 किलोमीटर, तो क्या वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है? यस yes। तो इस वजह से तुम लोग क्या करते हो कि सर मैं ये वाला जो ये बॉडी और सरफेस के बीच का डिस्टेंस है उसको भूल जाता हूं, मेरे पास जो यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर। देख डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मैंने क्या ले लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ, सही लिया, यस राइट। अब यहां से एफ जी इज इक्वल टू स्मॉल एम को बाहर कर दे, तेरे पास इधर बचेगा जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ये पूरा जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, यही तेरा कुछ होता है बेटे जी, जिसको तू बार बार बोलता है ना एक्सेलेरेशन। मास ऑफ अर्थ अपन ने अप्रोक्सीमेटली रख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ मुझे पता है वो मैंने रख दिया, इसका वैल्यू जो आएगा वो आता है तेरे पास अप्रोक्सीमेटली 9.8, राइट। इसी वजह से तुम बोलते हो कि जो अर्थ फोर्स लगाता है दैट इज इक्वल टू एम जी, वेयर जी इज ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या मेरी बात सबको पल्ले पड़ी? क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है कि क्यों मैं हमेशा किसी बॉडी को बोलता हूं कि उस पे अर्थ की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर करो, यही फॉर्मूला से वो निकल के आया है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। बस सिर्फ मैंने क्या किया, मास ऑफ अर्थ रख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया, जी का वैल्यू रख दिया, तो मेरे पास वहां पे वो सबको उड़ा के क्या बच गया, जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लेना, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमेशा याद रख लो एक बात, हमेशा हमेशा कि एक फोर्स तो हमेशा लगेगी बॉडी, अगर अर्थ के सरफेस पे है या ऊपर हवा में है, ठीक है, चाहे तो सरफेस पे पड़ी भी है या हवा में है, हमेशा mg फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और किधर को लगेगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। बात मेरी समझ में इतनी डाल लो, बाकी का काम मैं करवा दूंगा। mg फोर्स हमेशा अर्थ के सरफेस की तरफ या फिर अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा बॉडी के ऊपर। ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब अगर मैं कभी भी आगे आने वाले समय में ना कोई भी ब्लॉक लिया, आदमी लिया, कार ले ली, गाड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, ठीक है, कुछ भी चीज को पकड़ते हुए अगर मैं उस पे नीचे को mg बनाऊंगा तो समझ आना सर ने क्यों mg बनाया है।
क्योंकि अर्थ के साथ उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये जो बंसल वाले हो, तुम लोगों ने तो अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। रिसेंटली तुम लोगों के उसमें तुम लोगों ने 10th क्लास में ना, आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, बट तुम्हारे तो दिया हुआ था कि कूलम्स लॉ करके, याद है? याद है कूलम्स लॉ? यस यस यस। अब याद रखना ये बात भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। राइट, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। सर कैसे पता चलेगा अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है? अरे सबको पता है तुम लोगों को, क्या याद है? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मेरे पास मान लो ये प्लस क्यू है और ये Q1 मान लो, और ये मेरे पास प्लस Q2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर? रिपेल करेंगे। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होगा? बिल्कुल होगा। दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, नेचर सेम है, यस। ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम। क्या सारी कंडीशन सही बोल रहा हूं? यस। तो बच्चे ये भी ना एक्चुअल में बिल्कुल सेम ही होता है, जैसा ग्रेविटेशन होता है वैसा ही ये होता है। कैसे सर? ये देख, तू खुद ही समझ जाएगा कि बिल्कुल सेम है। ये डिस्टेंस अगर आर है तो बेटा ये तेरे पास जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट कैन बी गिवन एज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज के एंड व्हाट इज जी? कैपिटल जी जो था पिछली बार है वो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ बता रहा हूं। के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपली जैसे वहां पे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, यहां पे तेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है इट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल, इतनी बात दिमाग में रख लो कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, दो चार्जेस पे आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 इज द चार्ज। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते, राइट। लिखना है तो पॉइंट यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूं, वैसे मुझे नहीं लगता जरूरत है कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। क्या मुद्दा समझ आया? आना चाहिए, आना चाहिए। Always remember, this force can be attractive as well as repulsive in nature, whereas gravitational force is something which will always be attractive in nature। Yes, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। गुड। थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, बच्चा कहता है सर ये क्या है नॉर्मल फोर्स? आई होप आप लोगों ने ये मेरी बात सुनी थी और समझी भी थी, एक बार मैंने पहले भी चर्चा की है इसके बारे में। इधर देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना बच्चे, नॉर्मल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना और समझने की ज्यादा कोशिश करना। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, मान लो, ठीक है, कांटेक्ट में है, ऑब्वियस सी बात है, कांटेक्ट में है इसके साथ। अब ध्यान से सुनो। अगर एक ब्लॉक को मैं किसी ऐसे सरफेस पे रखता हूं, तो क्या तुम लोगों को एक बात समझ आ रही है कि जो एटम्स होंगे बहुत क्लोजली एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, किसके, ब्लॉक के सर जो एटम्स होंगे और ग्राउंड के जो एटम्स होंगे, या ग्राउंड भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब एक्चुअल में ये क्या करते हैं ना, एक दूसरे को पुश करते हैं, राइट। अब पुश करने का मतलब समझना मेरी बात। पहली बात, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के बताना। ये पहली दो जो फोर्सेस पड़ी, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे तुम्हें क्या लगता है, ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्ट फोर्सेस थी या नॉन कांटेक्ट थी? जल्दी बोलना, जल्दी बोलना। कांटेक्ट थी या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस थी? पहली तो नॉन कांटेक्ट। ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है? नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, यस। ये जब तक बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक नहीं कहानी होगी। ऐसे नहीं है कि हवा में ही कांटेक्ट फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये यहाँ पे आके बच्चे इसको पुश करती है तो वापस से इस पे रिएक्शन जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर इसका मास m है, राइट, तो इसको अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, हाँ या ना बोल जल्दी से, कितने से खींचेगा? अभी पढ़ा तूने? अभी पढ़ा। अगर इसका मास m है तो क्या इसको अर्थ अपनी तरफ mg से खींच रहा है? क्या ये जब हवा में था तब भी खींच रहा था? अभी कोई नई बात नहीं है, जब ये हवा में था तब भी तो वो खींच रहा था, यस। अगर सर अर्थ इसको mg से खींच रहा है तो होगा ये, as soon as it comes in contact with the ground, कहने से कि अब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये वाला ब्लॉक ग्राउंड पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा mg, हाँ या ना बोल। ये कौन ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है? कौन सर? ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ब्लॉक ऑन ग्राउंड, ब्लॉक ऑन ग्राउंड। या तो सीधा सीधा बोलता हूं मैं तुझे एक बात, जो ये तेरे पास नॉर्मल फोर्स होती है ना, इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। ये हमेशा पुश करती है। क्या तुझे यहां पे फील आ रही है? क्योंकि अर्थ इसको mg से नीचे खींच रहा है, जैसे ही ये अर्थ के साथ, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आई, तो सर उतनी ही फोर्स से इसने पुश करना स्टार्ट कर दिया, किसको? ग्राउंड को। बट तुम्हें पता है क्या ये ग्राउंड के अंदर ऐसे घुस जाता है क्या? ना, रुक जाता है सर। क्यों रुक जाता है? सुनना मेरी बात। क्योंकि अब इस पे एक ऊपर को फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे एक ऊपर को फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रिएक्शन फोर्स है, यस, विच इज अ रिएक्शन फोर्स। बट याद रखना, रिएक्शन फोर्स तो है, काहे का? क्या वो अर्थ वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका रिएक्शन है? नहीं 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 सर, क्योंकि इसने ग्राउंड पे लगाया नॉर्मल फोर्स n, तो सर वापस खुद भी तो रिएक्शन खाएगा। ये है ग्राउंड का फोर्स ऑन ब्लॉक। अगर ब्लॉक ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो सर ग्राउंड भी वापस फोर्स लगाएगा। अब तुम्हें पता है, बिकॉज दिस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। जैसे ही ये धरती के साथ, कोई भी बॉडी तुम देखते हो सर, हवा से गिरती आई अर्थ पे आने के बाद रुक जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रेविटेशन का रिएक्शन फोर्स आने लग गया? ना 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 ना, क्योंकि सर अर्थ, सुनो सुनो सुनो, अर्थ उसको mg से खींचते लेके आ रही थी, यस। उसका रिएक्शन, mg का रिएक्शन फोर्स तो अर्थ के सरफेस पे आ ही रहा था, हाँ या ना? यस। अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे mg रिएक्शन आ रहा था,
जैसे ही अब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आई तो ग्राउंड को इसने धक्का दिया, कितनी फोर्स से? mg से ही। अगर ये ग्राउंड को mg से धक्का देगी तो खुद भी वापस धक्का खाएगी mg से। तो अब तुम्हें समझ आता है कि क्यों बॉडी रेस्ट पे आ जाती है सरफेस पे आने के बाद। समझो, पूरा एक एक करके कहानी को समझो। हवा से लेके आओ बॉडी को। हवा में जब बॉडी थी mg लग रहा था, ग्राउंड की तरफ ये बॉडी आ रहा था, और ये जो अर्थ है इसके सेंटर पे भी mg लग रहा था। बट जैसे ही ये अब कांटेक्ट में आई तो सर कांटेक्ट में आने के बाद इसने धक्का दिया सरफेस को। अगर सरफेस को धक्का दिया तो खुद भी धक्का वापस खाएगा रिएक्शन के फॉर्म में, और सर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इस वजह से तुम बोलते हो कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जल्दी से बोलो किस किस को समझ आई ये बात। सर पत्थर पाने पे टप्पे खाते, अरे वो अलग को पूरी अलग कहानी है पार्थ, दैट इज टोटली डिफरेंट, वो फ्लूइड की कहानी है। दैट इज इफ द बॉडी इज इलास्टिक। अगर तुम कहते हो टप्पे खा रही है, क्या हर बॉडी टप्पे खाती है क्या? हर बॉडी टप्पे खाती है? वो उस बॉडी के जो मटेरियल होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक मटेरियल ऑफ द बॉल, राइट? उस पे भी आएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, सबर तो करो। पहले ये पूरी क्रोनोलॉजी समझो, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके होने से क्या हुआ, राइट? तो अर्थ पे भी ना, अब तुम लोग एक बात समझना, अर्थ को अगर एज ए सिस्टम देखोगे, मान लो मैंने बोला कि ये अर्थ का सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे होगा, मान लेता हूं, वैसे तो बहुत दूर होगा बट ठीक है। देखो, जो ये वाला mg लग रहा था, ये वाला mg, इसका रिएक्शन तो अर्थ के सेंटर पे आ रहा था। अब जब इसने कांटेक्ट में आने के बाद अर्थ को धक्का दिया तो खुद का इस पे रिएक्शन जो आया वो ये आया नॉर्मल। तो क्या अर्थ पे भी नेट फोर्स जीरो हो गया और इस ब्लॉक के पे भी नेट फोर्स जीरो हो गया? चेक करके बताओ मुझे, हाँ या ना? कैन यू सी द नेट फोर्स ऑन द अर्थ एंड नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? बोथ हैव नाउ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड। चमका? चमकना चाहिए भाई साहब, चमकना चाहिए। सही है, सही है, सही है। अब अगर देख मैं तुझे बोलूं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, किसका? ब्लॉक का। इधर देखना, इधर देखो, ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चा कहता है कि सर ये अंग्रेजी सी लगती है फ्री बॉडी डायग्राम, तो बहुत तूफानी होगा, कुछ कुछ भी नहीं है। ऑफ ब्लॉक। अब तुझे कुछ नहीं करना, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दे। सर ब्लॉक के ऊपर एक तो सेंटर को खींचा जा रहा था धरती की तरफ, हाँ या ना? यस। और एक ऊपर को रिएक्शन आया था नॉर्मल, दोनों का मैग्नीट्यूड mg था, हाँ या ना? क्या तुझे समझ आ रही है? नेट फोर्स जीरो हो गई तो एक्सेलेरेशन भी जीरो है, दैट इज व्हाई द ब्लॉक इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, हाँ या ना? यस सर। जल्दी से बोलो, मुद्दा समझा? फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने को ही बोल देते हो तुम लोग क्या? फोर्सेस के रिप्रेजेंटेशन को आइसोलेट करके किसी बॉडी को साइड पे निकाल के उस पे ऊपर फोर्सेस लगने वाली जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करोगे, इसी को बोलोगे फ्री बॉडी डायग्राम। बढ़िया। एक बात और याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे स्टार मार्क कर देना। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स always act in a direction perpendicular to the surface with which body is in contact with. Body is in contact with. बेटा
परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा नॉर्मल फोर्स लगेगा। कैसे? अगर तेरे पास कोई भी सरफेस है जिसके साथ बॉडी कांटेक्ट में है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं, तुम लोग समझ जाओगे, एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे कि इधर देखो, मैंने ये पहले भी आप लोगों को एक बार करवाया था, अगर आपको याद हो। ये ब्लॉक्स हैं दो, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। अगर मैं पीछे से ए को धक्का देता हूं तो तुम खुद देखो, क्या ये ए वाला बी को पुश करेगा? यस। तो सर, ये ए वाला बी को पुश करेगा तो बी पे नॉर्मल फोर्स किधर को लगेगा? आगे को। जैसे सोच, ये ब्लॉक ने हवा से आके धरती को धक्का दिया था ना। यस सर। तो अगर ये बी को धक्का देगा तो क्या खुद भी वापस पीछे को धक्का खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या समझ आया? दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। इसने बी पे लगाया तो बी ने वापस इस पे लगाया। अब तू खुद सोच के देख, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा। ये रहा ए, ये रहा बी। बी का फ्री बॉडी डायग्राम, आगे को लगेगा सर एक फोर्स जिसको आपने बोला नॉर्मल। ए का पीछे को लगेगा एक फोर्स नॉर्मल, और आगे को तो लग ही रहा था, कौन सा? एफ। ये क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि सर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहे हैं? अलग से निकाल के दोनों को कैसे मैं यहां पे बना रहा हूं। पार्थ, वहां पे मैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, मच मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दीज फोर्सेस। वहां पे होगी नॉर्मल फोर्स, हमेशा होगी, बट रिमेंबर वन थिंग, वहां पे मैग्नेटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर। इधर देखना, इधर देखना, एक और एग्जांपल। अगर मान लो ये है इंक्लाइंड सरफेस है, बच्चा कहेगा अब क्या करूं सर? मान ले ये यहाँ पे ये ब्लॉक है, मुझे नॉर्मल फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन बना के बता दो किधर को होगी। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर को होगा? ऑप्शन दूं? अच्छा, ऐसे ऐसे दे देता हूं। 1 2 3 4 5 6। क्या लगता है इस पे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर को आएगा? 1 2 3 4 5 6। ओके कुणाल, गुड। पार्थ किसकी बात कर रहा है? मैं ब्लॉक के ऊपर कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर को होगा? वेरी गुड देव, वेरी गुड टू। गुड पूनम, गुड। इधर देखो, इधर देखो, क्या ये सरफेस समझ आ रहा है? ये सरफेस है, हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नहीं होगा क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने अभी जो कंडीशन लिखवाई उसको भूल गया? ये ब्लॉक इस पे धक्का देगा नीचे को, ये फोर्स लगेगा इस पूरे प्लैंक पे, ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन पड़ा है। और अगर इस पे नॉर्मल एन लगा तो खुद वो किधर को खाएगा? ऊपर को, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। क्या मेरी बात समझ आई? तो करेक्ट आंसर वाज 6। कुणाल और पूनम का आई गेस सही था। यस यस यस। 3 इज राइट आंसर फॉर, अगर तुम बात करो कि सर वो जो ऐसे प्लेन पड़ा है ना, इंक्लाइंड प्लेन पड़ा है, उस पे फोर्स किधर को लगेगा, तो देन इट इज 3। ब्लॉक के ऊपर 6, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 3। क्या समझ आ रही है मेरी बात? गुड गुड गुड। और अगर एफबीडी बनाने हो, सर दोनों के एफबीडी बना दो, ये ले, मैं दोनों को अलग अलग रख दूंगा और दोनों पे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस पे इस डायरेक्शन में था,
और इस पे इस डायरेक्शन में था। जल्दी से बोलो, क्या मुद्दा समझ आ रहा है? कर पाओगे? गुड। मैं और इसके तुम लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ। चलो एक काम करेंगे, कल 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 विल स्टार्ट ऑफ, कल विल स्टार्ट ऑफ विद टेंशन फोर्सेस एंड इट विल बी मच इजियर फॉर यू। कल फिर रिलेट करना, क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर।